नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ को सॉल्व करने जा रहे हैं और जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का नाम है 4F। एक्सरसाइज 4F का ये पार्ट नंबर 2 है जो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा और जो एक्सरसाइज 4 है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो समय बर्बाद न करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ के बता रहे हैं, आगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक्सरसाइज का लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है और बुक मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि आपके द्वारा सिलेबस कवर किया जा रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 13 है और वर्गों का योग 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर आप दोनों संख्याओं में कोई एक संख्या मान लेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर हम सिर्फ एक चर पद ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या x है। अब देखिए दो संख्याओं का योग 13 है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 13। पहली संख्या है x धन दूसरी संख्या बराबर 13 और यहां से आगे हमारा दूसरी संख्या बराबर 13 माइनस x। अब हम आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि इनके वर्गों का योग 89 है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो दो संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग 89 है। तो चलिए भाई हमने पहली संख्या का वर्ग किया, फिर दूसरी संख्या का वर्ग किया और इनके योगफल को 89 के बराबर कर दिया। ध्यान रखिएगा जब भी आप द्विघात समीकरण को हल करेंगे एक ही चरपद को मानेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर 13 मानेंगे, b बराबर x, फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आधार पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x बराबर 89। मुझे कुछ कफ कोल्ड है इसलिए बीच बीच में मैं खांस रहा हूँ। आपकी स्टडी पे व्यवधान पड़ रहा होगा, आशा है आप हमें क्षमा करेंगे। आइए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 169 माइनस 89 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 26x और 9 में 9 घट गया तो आ गया 0, 16 में 8 गया तो कितना आ गया 8। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 40 बराबर 0 और 2 का भाग दे देंगे, x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 40 बराबर 0। आगे चलते हैं। 40 से कम 40 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि हमें जोड़ देने पे क्या आ जाए। यहाँ पर देखिए प्लस का आएगा, थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, उसको आप सही करेंगे। जब 169 में 89 घटेगा तो प्लस का 80 आएगा, ठीक है। तो ये प्लस आएगा प्लस आएगा। तो 40 से कम 40 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 13 आ जाए, 8 पन 40। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 बराबर 0। जो गुणनखंड का नियम है वो यही है कि पहले 2 पदों से कॉमन लेने के बाद जो बचे वही अंतिम 2 पदों से कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8 आ जाएगा, माइनस का 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 8 आएगा बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लेंगे x माइनस 8 और आपको बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, x माइनस 8 बराबर 0। ये हो गया हमारा x बराबर 8। फिर इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, x माइनस 5 बराबर 0 और ये हो गया हमारा x बराबर 5। आपके x के 2 मान आ रहे हैं, एक मान आ रहा है 8 और एक मान आ रहा है 5। तो जब इस तरीके के 2 मान आते हैं तो यहाँ पर उत्तर क्या होता है, लिखेंगे जब x बराबर 8 पहली संख्या बराबर x बराबर 8, फिर नीचे दूसरी संख्या बराबर 13 माइनस एक्स 13 माइनस 8
बराबर कितना आ गया 5। और इसी के आधार पर जब हम x बराबर 5 मान लें, जब x बराबर 5 नीचे लिखेंगे पहली संख्या बराबर x बराबर 5, दूसरी संख्या बराबर 13 माइनस x, 13 माइनस 5 बराबर 8। अब यहां पर आप आंसर लिख देंगे, लिखेंगे वह संख्याएं पाँच कामा 8 है। चलिए भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं, आप जरा इसका अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप यहां पर लिखेंगे माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब नीचे हम लिखेंगे इसलिए संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका संख्या है x, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/x। प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, संख्या प्लस संख्या का व्युत्क्रम बराबर 2 सही 1/20। संख्या है हमारी x धन 1/x बराबर 20 दूनी 40 और 1 41/20। x के बटे में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x बराबर 41/20। क्रॉस मल्टीपल करेंगे 20x² प्लस 20 इज इक्वल टू 41x। आगे चलेंगे 20x² माइनस 41x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है हमको यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से करेंगे कि 20 गुणे 20, x² का गुणांक है 20 और अचर पद है 20, 20 गुणे 20 बराबर 400। 400 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पर 41 आ जाए। तो भैया 16 और 25 का जब गुणा करेंगे तो वो 400 आएगा और 16 में 25 को जोड़ेंगे तो 41 आएगा। नियम ये भी है, ध्यान रखना है कि पहला पद ना बदलने पाए, पहले पद के बाद का चिन्ह ना बदले, अंतिम पद ना बदले और अंतिम पद के पहले का चिन्ह ना बदले। तो ये हो जाएगा आपका 20x² माइनस 16x माइनस 25x प्लस 20 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेते हैं 4x और 20x² में 4x का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 16x में 4x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा और कितना आएगा 4 माइनस यहाँ से कितना कॉमन ले लें 5 और ये कितना आ जाएगा आपका 5x माइनस 4 बराबर 0। नियम ये होता है कि पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद जो बचे वही अंतिम दो पदों से कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए। अभी ये हो गया आपका 5x माइनस 4 ये हो गया आपका 4x माइनस 5 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, 5x माइनस 4 बराबर 0, 5x बराबर 4 और x बराबर 4/5। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कि 4x माइनस 5 बराबर 0, 4x बराबर 5 और x बराबर 5/4। तो x की दो वैल्यू आ रही है 4/5 और 5/4। अब आपको पता है दोनों मान एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप अतः अभीष्ट संख्या बराबर x बराबर 4/5 अथवा 5/4। आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे। आप आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे वह अभीष्ट संख्या चार बटे 5 या 5/4 है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि सारे सवाल आपको बताए जाएंगे, तो उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कह रहे हैं एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप लिखेंगे
माना वह संख्या x है। नीचे लिखेंगे इसलिए संख्या का व्युत्क्रम बराबर 1/x। अब नीचे हम अपनी बात को लिखना चाहेंगे कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है संख्या धन संख्या का व्युत्क्रम। अगर संख्या में संख्या के व्युत्क्रम को जोड़ा जाता है तो आपको मिलता है 6 सही 1/6। आप सभी लोग जानते हैं कि संयुक्त भिन्न में कोई भी सवाल हल नहीं होता। ये जो 6 सही 1/6 लिखा हुआ है ये संयुक्त भिन्न है, इसे हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा, संख्या को लिखते हैं x प्लस 1/x बराबर 6 रंग 36। 36 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो हम इसको लिखेंगे 37/6। अब इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 37/6। अंदर गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 6 बराबर 37x। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 37x प्लस 6 बराबर 0। 6 रंग 36। 36 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि गुणा कर देने पे 36 आए और जोड़ देने पे 37 आ जाए। तो 36 से कम 36, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 36x माइनस x प्लस 6 बराबर 0। चलिए अब गुणनखंड शुरू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा आपका पहले दो पदों से कॉमन लेंगे 6x और बचेगा x माइनस 6। अंतिम दो पदों से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, फिर बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब पूरे से कॉमन ले लिया x माइनस 6 और बच गया 6x माइनस 1 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से आया आपका x बराबर 6, फिर इम्प्लाई का निशान लगा देंगे 6x माइनस 1 बराबर 0, 6x बराबर 1 और x बराबर 1/6। अब नीचे लिखेंगे इसलिए अभीष्ट संख्या, दोनों ही उत्तर मान्य हैं, कोई कारण नहीं है किसी उत्तर को अमान्य करने का। अभीष्ट संख्या बराबर x बराबर ये कितना हो जाएगा 6 अथवा 1/6। अब नीचे आप आंसर लिखेंगे कि वह संख्या 6 या 1/6। अगर वो संख्या 6 है तो उसका व्युत्क्रम 1/6 होगा और जब इनको जोड़ा जाएगा तो 6 से ही 1/6 प्राप्त होगा। और अगर वो संख्या 1/6 है तो उसका व्युत्क्रम 6 होगा और जोड़ने पर फिर से हमारा 6 से ही 1/6 प्राप्त होगा। उम्मीद है कि हम आपको सवाल समझा पाने में समर्थ हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल के साथ ट्यून रहें। कोई बकवास नहीं होगी, सिर्फ काम की बात होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की ये किताब है। अगर आपके पास किताब है तो सीखते समय किताब को ओपन करके रखें। अगर कोई स्टेप गलत हो रहा है या आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स पे आप हमें मेंशन करें। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित कथन को समीकरण के द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। एक सवाल दिया गया है, सवाल को हल नहीं करना है, सिर्फ उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर देना है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। क्या करना है हमको, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। तो अगर पहला हम x मान लेंगे तो अगला अपने आप हो जाएगा x प्लस 1। तो यहां पर लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः x कामा x प्लस 1 है। यह आपने दो क्रमागत धन पूर्णांक मान लिए। अब देखिए यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। कहा जा रहा है इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 221। चलिए भाई, पहले का वर्ग कर दिया, दूसरे का वर्ग कर दिया और इनका योगफल हो गया 221। तो अगर ये विकल्पी प्रश्न है तो एक उत्तर ये बन सकता है और इसके अलावा एक उत्तर आगे वाला भी बन सकता है। तो यहाँ पर हमने माना
कि a बराबर x और b बराबर 1, तो फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आधार पर ये बनेगा जाकर के हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम इसका विस्तार करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 221। नीचे हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 221 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 220 इज इक्वल टू 0। एक उत्तर ये भी हो सकता है। और अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर 0। ये भी आपका विकल्पी उत्तर के रूप में मिल सकता है। और चौथा जो फाइनल उत्तर रहेगा वो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11 भी हम आपको समझा पाने में सफल रहे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है, अर्थात उसके मूलों का मान या शून्यकों का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे द्विघात समीकरण। देखिए, जब कोई ऐसी कंडीशन दी गई होती है तो चाहे आप गुणनखंड विधि से करें, चाहे आप सीधाचार्य का फार्मूला लगाएं, या फिर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें, पूर्ण वर्ग बना करके हल करें, आपको हल करना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया का हल। आगे चलते हैं। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 के साथ होगा, तो कितना आएगा 2। 2 कैसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ देने पे 4 आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सवाल श्री धाराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, आइए भाई तुलना कर देते हैं। तो कितना मिलेगा हमारा, ये हमारा मिलेगा a का मान 1, b का मान 4, c का मान 2। अब हम लोग इसे आगे हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, क्या करना है हमें, यहां पर हम लोग लिखेंगे श्री धाराचार्य सूत्र से और इसे सिर्फ सूत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक्स बराबर माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। आगे चलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 8 अपॉन 2, और इसे आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2, और 8 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब ये आपके 2 उत्तर हैं। एक बार आप यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, जब आप धन का चिन्ह लेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2। इसके बाद आप लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, और जब आप ऋण का चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2। ये आपके 2 उत्तर हैं, आप इसे आंसर डाल लेंगे। उम्मीद है
कि सवाल समझा पा रहे हैं। आगे चलेंगे। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर एक खूबसूरत सा इबारती प्रश्न आपके सामने आ गया है। अगर आप विभिन्न किताबों की तुलना करेंगे तो उन किताबों में भी सेम टू सेम सवाल के इससे मिलते जुलते सवाल ही आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा जा रहा है, करें उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290। हल भी करना है। तो आपको पता है क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला, और जो क्रमागत विषम पूर्णांक है तो जैसे अगर इनके हम काउंटिंग करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 अर्थात दो क्रमागत विषम पूर्णांक दो के योग पर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे चलते हैं सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक क्रमशः x तथा x+2 हैं। माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक क्रमशः x, x+2 हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है इन दोनों के वर्गों का योग 290। तो चलिए भाई, पहले का वर्ग किया, दूसरे का वर्ग किया और जोड़ दिया तो कितना आ गया, 290। आप देखिए यहाँ पर फार्मूला लगेगा, फार्मूला आप जरूर लगाएं। a बराबर x, b बराबर 2, तो a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इस आधार पर ये हो गया आपका x² + x² + 4 + 4x = 290। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 2x² + 4x + 4 - 290 बराबर 0। गणित हल करते समय बेहद सावधानी का प्रयोग करना है, दिमाग को कंसंट्रेट करके सवालों को हल करने की कोशिश करनी है। अब ये हो गया आपका 2x² + 4x - 286 बराबर 0। सबसे पहले जब भी किसी समीकरण का गुणनखंड करना होता है, हम ये देख लेते हैं कि वो अपने निम्नतम स्वरूप में है कि नहीं, अर्थात उससे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन लेंगे, इसके बाद हम इसका जो है गुणनखंड करना प्रारंभ करेंगे। चलिए आगे, ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन लेने के बाद x² + 2x - 143 बराबर 0। 2 का भाग हो जाएगा x² + 2x - 143 बराबर 0। अब क्या करना है हमें, हमको 143 से कम 143 और 13 11 143, अगर 13 में 11 का गुणा करेंगे तो 143 आएगा और जोड़ देंगे वो घटा देंगे तो 2 आएगा। पहला पद नहीं बदलता, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलता, अंतिम पद नहीं बदलता और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलता। यहाँ से x कॉमन लेंगे, आ जाएगा x+13 माइनस का 11 कॉमन लेंगे, x+13 बराबर 0। पूरे से कॉमन लेंगे x+13 और ये आ जाएगा x - 11 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, x+13 बराबर 0 और x बराबर -13। अब ये उत्तर क्या हो जाएगा, अमान्य। क्यों अमान्य हो जाएगा, आप ये सोचे होंगे कि ये तो विषम है फिर भी अमान्य हो रहा है, क्योंकि ये ऋणात्मक है और प्रश्न में बात हो रही है धनात्मक की, इसलिए इसे अमान्य कर दिया गया है। अब आप आगे चलेंगे, लिखेंगे इम्प्लाई का निशान x - 11 बराबर 0 और x बराबर 11। नीचे लिखेंगे इसलिए पहली धनात्मक विषम संख्या, और भैया पहली धनात्मक विषम संख्या क्या हो गई, x, और वो हो गई 11, और दूसरी क्रमागत धनात्मक विषम संख्या, और वो हो गई हमारी x+2, तो ये हो जाएगा 11 - 2 बराबर 13। आप यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे
कि आंसर आप अपने शब्दों में लिख देंगे। क्या आंसर लिखेंगे? लिखेंगे कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक क्रमशः 11 व 13 है। ये लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। हम आपको लैंग्वेज लिखना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको मैथमेटिक्स के जटिल सवालों का सॉल्यूशन करना सिखा रहे हैं। उम्मीद है कि हम और आप अपने मकसद पे डटे रहेंगे और अंत में विजयी होकर के बोर्ड एग्जामिनेशन पे अपना जो है ध्वज फहरा देंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? कहा जा रहा है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, दो शर्तें दी गई होती हैं। एक शर्त का एक बार इस्तेमाल करेंगे तो फिर दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। यहां पर यह कहना चाह रहा है कि आम की बगिया की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो यहां पर लिखेंगे माना चूंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो हम समझ गए कि जो बगिया है वो आयताकार है। माना, जितना अच्छा लिख सकें तो लिखेगा, माना आयताकार बगिया की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए आयताकार बगिया की लंबाई बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे बगिया की चौड़ाई। बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर हमारी अटेंडेंस, हमारी एब्सेंट पे भी हर एक चीज को भली बातें समझ जाए। तो ये हो जाएगा 2x मीटर। अब कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, तो यहां पर लिखेंगे इसलिए आयताकार। देखिए भाई, जो प्रश्न की शर्त है उसी शर्त को हम यहां पर भी तैयार करेंगे और फिर दोनों को ज्वाइंट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपका आयताकार कोई भी आकृति है, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है आपकी 2x, चौड़ाई है आपकी x, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वर्ग मीटर। अब नीचे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या दिया गया प्रश्नानुसार? बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 वर्ग मीटर, ये हमारा बगिया का क्षेत्रफल दिया गया। इसलिए अब बगिया का क्षेत्रफल हमारे सवाल की शर्तों से क्या है? 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 800/2, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 400, और आपको पता है स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट आ जाएगा, और x बराबर हो जाएगा आपका ±20। यहाँ से आपका एक आएगा x बराबर 20 और एक आएगा x बराबर -20। तो x के दो मान आ रहे हैं, एक मान है आपका 20 और एक मान है आपका -20। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ये -20 वाला मान, ये क्या हो जाएगा? अमान्य। ये अमान्य क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी आकृति की जो कोई भी भुजा है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बगिया की लंबाई, और बगिया की लंबाई क्या थी? 2x मीटर, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 20 और ये हो गया आपका 40 मीटर। फिर बगिया की चौड़ाई बराबर, और बगिया की चौड़ाई क्या है आपकी? x मीटर, और ये क्या कहलाएगी हमारी? 20 मीटर। अब इसके बाद आप आंसर लिख देंगे। आंसर मैं लिख करके नहीं बता रहा हूँ,
मैं मुंह जवानी बता रहा हूँ, आप इसे अपने शब्दों में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ, एक ऐसी आयताकार बगिया बनाना संभव है और उस बगिया की लंबाई 40 मीटर रहेगी, बगिया की चौड़ाई 15 मीटर रहेगी। ठीक है, देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के हमारे जो सवाल हैं वो हैं 24, और इस समय जो हम सवाल चल रहे हैं आपको पता है वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। 10 सवाल और बाकी हैं। मेरा ये मानना है कि ये एक्सरसाइज 3 से 4 पार्ट पे कंप्लीट हो गए। मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतना लेंदी हो जाए कि आप ऊब जाए, तो इसलिए मैं बड़ी एक्सरसाइजों को 2 से 3 पार्टों पे डिवाइड कर देता हूँ और जो छोटी एक्सरसाइज है उनको कम हिस्सों पे रख करके ही काम चलाता हूँ। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है। क्या संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु भी ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 है और 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कह रहे हैं क्या ये संभव है। तो हम यहां पर लिखते हैं, माना दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20, तो माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है। अब नीचे लिखेंगे चूंकि पहले मित्र की आयु धन दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 वर्ष। चलेंगे आगे। अब यहां पर हो जाएगा इसलिए दूसरे मित्र की आयु, और वो हो जाएगा 20 माइनस पहले मित्र की 20 माइनस पहले मित्र की आयु, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स और ब्रैकेट बंद करके इकाई लगा देंगे हम वर्ष। चलेंगे आगे। आप कह रहे हैं 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल कितना था 48। तो यहां पर लिखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर, अब पहले मित्र की आयु x वर्ष थी और 4 वर्ष पूर्व हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष, फिर 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। ध्यान रखिएगा आपको पूरी लाइन लिखनी है। हम जब ऐसा निशान बनाएंगे तो इसका मतलब है कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे हो जाएगा। तो भाई अभी आयु है x माइनस 20 माइनस एक्स वर्ष, इसमें हम 4 वर्ष और घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स और इकाई लगा दिया हमने वर्ष। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कह रहे हैं प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। तो चलिए भाई 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु में दूसरे मित्र की आयु का गुणा कर देते हैं और आगे लिख देते हैं 48। अब इनका आपस में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 48, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर फिर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब भाई देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका जो विविधकर है उसको देखेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो आ गया कि ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप से तुलना करने पर अगर यह हल हो रहा हो तो सीधे हल करेंगे। तो अगर इसी चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए का मान आ जाएगा 1, बी का मान माइनस 20 और सी का मान 112। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे विविक्त कर, और विविक्त कर होता है डी बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 112, और डी बराबर हो जाएगा आपका 400 माइनस 448, डी बराबर माइनस 48। और हम यहाँ पर देख रहे हैं तो नीचे लिखेंगे चूंकि डी इज लेस देन 0, ठीक है, अतः द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है, अतः वर्तमान आयु ज्ञात नहीं की जा सकेगी। ठीक है, आपने देखा कि यहां पर विविधकर की वैल्यू 0 से कम है, तो आपको पता है कि ऐसी स्थिति में कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात सभी मूल काल्पनिक होंगे, और इस सवाल को हल कर पाना संभव नहीं है। अतः ऐसा कोई भी सवाल नहीं हो सकता, या ऐसे कोई भी दो मित्र नहीं हो सकते जिनकी स्थिति इसके अनुसार हो। चलिए भाई, उम्मीद है कि जो भी सवाल हमने अभी आज आपको बताए वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त और होस्ट छोटा खान सर।